Hello students and welcome. Today's lecture I am going to tell you question answers of a different kind of school. हनीसकल आपकी क्लास 6 की जो NCERT है उसका चैप्टर है ये. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वर्किंग विद द टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, पुट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी इन द राइट ऑर्डर. तो ये जो सेंटेंस हैं इनको एक सही तरीके से हमें लगाएंगे, इसको हम लगाना है. एंड राइट देम आउट इन अ पैराग्राफ. एंड राइट देम आउट इन अ पैराग्राफ, और इन्हें एक पैराग्राफ की तरह लिखेंगे आप. ठीक है. डू नॉट रेफर टू द टेक्स्ट, और टेक्स्ट की रेफरेंस आप नहीं लेंगे. रेफरेंस मतलब कुछ भी देखेंगे नहीं, इसी से अपन करेंगे. ठीक है. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर. तो मैं बहुत खुश होऊंगा जब आज का दिन ख़त्म होगा. हैविंग अ लेग टाइड अप एंड hopping about on a crutch is almost fun, I guess. और एक टांग बांध के बैसाखियों के साथ चलना तो एक फ़न की तरह है, एक मतलब उसमें मज़ा आता है शायद उस काम में, ऐसा बोलते हैं वो. I guess. I don't think I will mind being deaf for a day. At least not much. तो भी मैं ये बोलते हैं मैं एक दिन के लिए बहरा तो मैं एक दिन के लिए डेफ हो जाऊंगा, तो उसमें भी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है बच्चों. ये एक्चुअल में ये आप ना जो आपको आपकी NCERT है उसमें आपको हमने जैसे मैंने आपको अच्छे से बताया था ना, तो एक बार उसको पहले देखना ज़रूर. अगर आप भूल गए हों उसे तो प्लीज़ इसे देखना. ठीक है. तो ये बोलता है कि मैं एक दिन के लिए बहरा होना मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग. परंतु अंधा हो जाना बहुत डरावना है. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. ओनली You must tell me about things. Let's go for a walk. Let's go for a little walk. Only you may tell me about things का मतलब है कि सिर्फ तुम मुझे बता सकते हो. Let's go for a little walk. चलो थोड़ा घूम के आते हैं. The other bad days can't be half as bad as this. The other bad days, दूसरे जो अच्छे दिन नहीं हैं, बुरे दिन हैं, वो कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. वो इस दिन से आधे भी बुरे नहीं हो सकते. आंसर है फिर इसका लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. तो जिस तरीके से ऑर्डर लगेगा ना इसका, ये इस तरीके से लगेगा. लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. ये बार आ गया. इसके बाद आई शेल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन, आई गेस. आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे. At least not much, but being blind is so frightening. क्वेश्चन नंबर है बाद में. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर. Why do you think the writer visited Miss Beam's school? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि राइटर जो है वो मिस बीम के स्कूल क्यों गया था?
द राइटर हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। तो राइटर ने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत बातें सुनी थी, अच्छी बातें। ही विजिटेड द स्कूल टू नो हाउ मिस बीम टॉट द स्टूडेंट्स। तो वो स्कूल में इसलिए गया था ये जानने के लिए भी मिस बीम जो हैं बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले। व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले। तो वो कौन सा गेम था जिसे हर एक बच्चे को खेलना होता था स्कूल में। एवरी चाइल्ड इन द स्कूल had to play the following games in a term. Every child in the school had to play the following games in a term. तो स्कूल के जितने बच्चे थे उन्हें ये सारे गेम खेलने पड़ते थे। पहला है वन ब्लाइंड डे, एक दिन अंधा होने का दिन। दूसरा है वन लेम डे। तीसरा है वन डेफ डे। चौथा है वन इंजर्ड डे। पांचवा है वन डम डे। द अदर चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल हेल्प देम दैट डे। और जो बाकी जो बच्चे थे स्कूल के वो उस दिन उनकी मदद किया करते थे। तो इसमें ब्लाइंड डे, लेम डे, डेफ डे, इंजर्ड डे, डम डे ये आपको मैंने लेसन में बताया हुआ है। आप प्लीज़ लेसन को दोबारा सुनेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको वो नहीं बताऊँगा। अगर आप जानना चाहते हैं बच्चों तो आपको अपनी बुक या फिर वो जो लेसन मैंने आपको बताया वो आपको ज़रूर सुनना है। क्वेश्चन नंबर 3, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, one lame day. Complete the line. Which day was the hardest? Why was it the hardest? तो जो ये सेंटेंस है उसमें हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है, ठीक है। और इनमें से बताना है कि भाई सबसे हार्ड कौन सा था और वो ऐसा मतलब वो इतना हार्ड क्यों था। इसमें हम लिखेंगे ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे। ब्लाइंड डे मतलब अंधा होने का दिन, लेम डे मतलब विकलांग होने का दिन। दूसरा है इंजर्ड होने का दिन। तीसरा है डम डे। अभी मैंने आपको बताया था डम डे का मीनिंग क्या है। जी बिल्कुल, द ब्लाइंड डे वॉज द हार्डेस्ट। तो जो ब्लाइंड डे था जिस दिन वो बच्चे आँखों पे पट्टी बांधते थे उस दिन वो कहते हैं कि भाई वो हमारे लिए सबसे मुश्किल दिन था। डम डे का मतलब होता है गूंगा वाला दिन, जिस दिन वो गूंगा बनना चाहते थे या बनते थे। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डेज। तो इन स्पेशल ख़ास दिनों का क्या पर्पस था। द रियल पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज वॉज टू मेक द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड टू मेक देम अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। तो इस सब का रियल पर्पस ये था कि वो बच्चों को रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स बनाना चाहते या बनाते थे इन सब तरीक़ों से। और जो अगर किसी के साथ देखो बच्चों, क्योंकि हम जिस तरीके से हैं शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे ये हमने नहीं चुना, ये ऊपर वाले की देन होती है। ये हमारी सबकी किस्मत अलग अलग तरीके से, हम सबका अलग अलग फेट होता है कि किसी का शरीर कैसा होगा, कोई किस तरीके से होगा, कोई गूंगा होगा, कोई अच्छा मतलब कोई बहुत वरदानी टाइप बच्चा होगा। तो ये सब अलग अलग है, सब अपनी अपनी चॉइसेस से नहीं होता है ये सब कुछ।
ऊपर वाले के देना। तो इसमें क्या होता है कि जब वो इस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें कि वो फील करते हैं या महसूस करते हैं कि भाई अगर कोई किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता तो उसको कैसा लगता होगा, कोई सुन नहीं सकता तो कैसा लगता होगा, कोई बोल नहीं सकता तो कैसा लगता होगा। तो इस तरीके से उन्हें एक दूसरे के दुख का एहसास भी होता है और वो मिसफॉर्चून को भी अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये है वर्किंग विद द लैंग्वेज को। मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन देयर मीनिंग इन द बॉक्स। homesick, practically, it pains me, appreciate। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, ये नीचे बॉक्स था ना, इससे आंसर देखेंगे हम। homesick, wanting to be home, घर जाना के लिए। homesick मतलब घर की याद आ रही है। practically, almost। इट पेन्स मी, इट हर्ट्स मी मतलब मुझे दर्द होता है। अप्रिशिएट, अंडरस्टैंडिंग द डिफ़िकल्टीज़, भाई उसकी डिफ़िकल्टीज़ को समझना। थॉटलेस, नॉट वेरी केयरिंग। एक्सरसाइज, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ। एक्सरसाइज मतलब जब किसी की ताकत को चेक करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, ताकत लगाते हैं। रिलीफ, अ वेलकम चेंज। रिलीफ, अ वेलकम चेंज। 8th है घास्टली मतलब टेरिबल। तो इनकी हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है यहाँ पे दी हुई थी उसको कंप्लीट किया। तो जो इस नीचे बॉक्स में जैसे आपकी बुक में दिया होगा तो इनका मतलब इनसे मिलता है, तो इसलिए हमने इसके आंसर यहाँ पे ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बी है रीवर्ड दीज लाइन्स फॉर द स्टोरी फ्रॉम द स्टोरी। पहला है आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। तो इसका आंसर है द राइटर हैड heard a lot of praise from people about the different teaching methods at Miss Beam's school। तो जो राइटर है उसने बहुत सारे लोगों से वहाँ के उस मिस बीम के स्कूल की जो पढ़ाई कराते थे वो उसके मेथड्स के बारे में बहुत सुना था। ठीक है, दूसरा है मिस बीम वॉज ऑल दैट आई एक्सपेक्टेड, मिडल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी। आंसर है इसका द राइटर फाउंड मिस बीम एज मिडल एज्ड वुमेन विद फुल ऑफ अथॉरिटी। तो वो मिडल एज की औरत थी और वो अथॉरिटी से मतलब एकदम हर चीज़ के लिए सख्त और अच्छे तरीके से, मतलब अथॉरिटी मतलब किसी चीज़ को करवाने के लिए हायर पावर जो होती है उस तरीके से। द राइटर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड सॉ लार्ज गार्डन। और जो राइटर है उसने इसमें थर्ड है आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन। तो वो बोलता है कि भाई मैं द राइटर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड सॉ अ लार्ज गार्डन। तो राइटर ने जब विंडो के बाहर देखा और बहुत बड़ा गार्डन उसको नज़र आया। The children had to use their willpower to keep quiet. The children had to use their willpower to keep quiet. तो जो बच्चे हैं उनको अपनी विल पावर यूज़ करने के लिए बाद चुप रहना पड़ता है। We cannot bench the child's mouths, so they really have to exercise their willpower. We cannot bandage the children's mouths। तो बोलते भी हम बच्चों के मुंह पे टेप नहीं लगा सकते ताकि वो अपनी विल पावर को अच्छे से एक्सरसाइज कर सकें। इच्छा शक्ति, विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। द चिल्ड्रन हैड टू यूज़ देयर विल पावर टू कीप क्वाइट। द चिल्ड्रन हैड टू यूज़ देयर विल पावर टू कीप क्वाइट मतलब उनको अपनी ही इच्छा से चुप रहना पड़ेगा। तो आप कुछ देर चुप रह के देखेंगे और फील करेंगे इस चीज़ को। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन सी है जो सी पार्ट है, जो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन बिलो इज अ पेज फ्रॉम अ डिक्शनरी, लुक एट इट केयरफुली, एंड नीचे दिया गया ना वो एक पेज है एक डिक्शनरी का, उसको ध्यान से देखें और फाइंड अ वर्ड विच मीन्स द सेम एज गेस्टली, राइट डाउन द वर्ड एंड इट्स टू मीनिंग्स। तो डिक्शनरी के जो है उसमें से आप जो है गेस्टली का मीनिंग ढूंढेंगे और 2 शब्द लिखेंगे ऐसे, उसके बारे में जो उसके मीनिंग को समझाते हो। तो आंसर है गेस्टली का टेरिबल, टेरिबल है, कॉजिंग फियर एंड वेरी बैड, तो ये उसमें से मिला। फाइंड अ वर्ड मीनिंग अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर, टर्म जो एक स्कूल वर्ड मीनिंग है ना, जो उसमें जो एक स्कूल के एक ईयर को जो समझाता है, जैसे फर्स्ट टर्म, हाफ टर्म, इस तरीके से ना। तो टर्म होता है अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम, अ पार्ट ऑफ अ स्कूल ईयर, पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर, तो एक फिक्स लेंथ होती है टाइम की और पार्ट होता है स्कूल ईयर का। टेस्ट है इसमें, टू लुक एट समथिंग टू सी इफ़ इट इज़ करेक्ट और विल वर्क प्रॉपरली, टू आस्क समवन क्वेश्चंस। तो टेस्ट का एक तो ये होता है जैसे हम टेस्ट ड्राइव, जैसे हम कोई चीज़ लेने जाते हैं या कुछ भी, अगर हम एक ऑटोमोबाइल ख़रीदते हैं तो बोलते हैं कि टेस्ट ड्राइव। आप तो खैर अभी छोटे हैं, पर जब आप बड़े होंगे तो जब आप अपनी मोटरसाइकिल ख़रीदेंगे, कार ख़रीदेंगे, सब चीज़ें ख़रीदेंगे, तो उसमें टेस्ट ड्राइव होती है, उसको चेक करते हैं भाई ये ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कैसे चलती है, अच्छी चलती है, तो इस तरीके से आप चेक करते हैं, उसको टेस्ट बोलते हैं, तो वही टेस्ट लेना है इसका। एंड टू आस्क समवन क्वेश्चंस, और जैसे आपके स्कूल में आपके टेस्ट होते हैं ना, वो भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाउ मेक लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स ऑन द पेज प्लस any more that you can think of that begins with ter। तो इस पे जो टर से स्टार्ट होते हैं ना, जिसमें स्टार्टिंग में टर आता है, वो ढूंढने हैं उस पेज पे, ठीक है। और बाकी जो आप खुद सोच सकते हो वो बताने, जैसे टर में आता है टेरेस, टेरिबल, टेरिबली, टेरिटरी, तो ये उस पेज के अंदर आपको मिलेंगे। 5 words that may follow the last 5 words that may follow the last word on the page, that जो कि फॉलो करते हैं दैट को उस पेज पे, शो, गिवन, आफ्टर, ब्रिंग, सच, बिफोर। Write down your own meaning of the word thank, then write down the meaning given in the dictionary। और thank का जो मीनिंग है वो आप खुद लिखेंगे और फिर लिखेंगे जो कि डिक्शनरी में दिया गया है। बेटा ये क्वेश्चन, ये जो है ना, ये आपकी एक्सरसाइज हैं, ये सारी, ये क्वेश्चन आंसर आपको जो बीच में है ना, जो चैप्टर के बीच में हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये जो नीचे आपको मिलेंगी ना, वो सब चीज़ें हैं ये। आप अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई क्या चीज़ें हैं, तो ये बीच वाली चीज़ें हैं सारी। थैंक है टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू समवन फॉर हेल्प और सर्विस और शो काइंडनेस। जब थैंक यू बोलते हैं ना, तो कृतज्ञता के भाव से, कृतज्ञता मतलब जैसे थैंक यू किसी को दूसरे को बोलते हैं ना, कोई सामान लेते हैं या देते हैं तो थैंक यू बोलते हैं ना, उस तरीके से। और एक काइंडनेस का भाव जो होता है। क्वेश्चन डी है, अ पोएम फॉर यू टू रीड। एक पोएम है ये आप लोगों के पढ़ने के लिए। All but blind in this chambered hole gropes for worms the four-clawed mole, all but blind in the evening sky, the hooded bat trills softly by, all but blind in the burning day, the bam owl blunders on her way, the blind as are these three to me,
सो ब्लाइंड टू समवन आई मस्ट बी। तो ये पोएम है आप लोगों की। इसमें आंसर है, ये आप लोगों ने ना इस पोएम को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आप दोबारा से इस पोएम को पढ़ेंगे। ऑल बट ब्लाइंड इन हिज चैम्बर्ड होल ग्रोव्स फॉर वॉर्म्स द फोर क्लाउडेड मोल, all but blind in the evening sky, the hoarded bat trills softly by, all but blind in the burning day, the bam all blunders on her way, and blind as are these three to me, so blind to someone I must be। वॉल्टर डी ला मेरे ने ये पोएम लिखी है, तो इस पोएम को आप पढ़ लेंगे जैसे मैंने पढ़ा अभी। स्पीकिंग एंड राइटिंग है। क्वेश्चन नंबर 1, मेक अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ थिंग्स यू फाइंड डिफ़िकल्ट, फॉर एग्जांपल टर्निंग अ समरसॉल्ट। एक लिस्ट बनाइए जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं, जैसे एक जो गुलाटी मारते हैं ना, वो है ये टर्निंग द समरसॉल्ट। समरसॉल्ट का मतलब होता है गुलाटी लगाना। थ्रेडिंग अ नीडल, एक सुई में धागा डालना, ठीक है। बाकी जो है इसने बोला है कि आप बाकी जो डिस्कस कीजिए भी आपको क्या क्या मुश्किल लगता है। क्वेश्चन बी, लुक एट योर हैंड्स केयरफुली, अपने हाथों को ध्यान से देखिए। नाउ राइट डाउन फॉर ईच फिंगर वन एक्शन फॉर विच दैट फिंगर इज़ पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट। तो आप जो है अपने हाथ को ध्यान से देखिए और इसमें लिखिए कि आप एक फिंगर से जो पर्टिकुलर फिंगर है, जैसे अंगूठा का काम है, सेकंड फिंगर का क्या काम है, थर्ड फिंगर का क्या काम है, रिंग फिंगर का क्या काम है, फिफ्थ फिंगर जो लास्ट की जो होती है ना, अंगूठा आपका नंबर 1 रखना है, उसके बाद से गिनती करनी है 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से थंब क्या करता है, इट हेल्प्स इन होल्डिंग अ पेन, इट हेल्प्स इन होल्डिंग अ पेन और पेंसिल वाइल राइटिंग। तो पेन पेंसिल पकड़ने का काम आता है ना अंगूठा, बीच में उसको सपोर्ट करता है। सेकंड फिंगर, it helps in holding knife while cutting vegetables or fruits, it helps in holding knife while cutting vegetables or fruits। तो वो नाइफ पकड़ने के काम आता है जब आप वेजिटेबल या फ्रूट्स काटते हो। थर्ड फिंगर या मिडिल फिंगर जो है, इट हेल्प्स इन स्केचिंग और होल्डिंग अ पेंट ब्रश वाइल पेंटिंग। तो ये जो है पेंट ब्रश को पकड़ने के काम आती है या स्केच करने के काम आती है ना, उस तरीके से। फोर्थ फिंगर, रिंग फिंगर, इट इज़ यूज्ड फॉर पुटिंग रिंग इन द फिंगर एंड सपोर्ट अदर फिंगर्स। तो ये जो है अंगूठी पहनते हैं ना जो हम, वो छोटी उंगली के बगल वाली उंगली में पहनते हैं हमेशा। और जो लास्ट है छोटे वाली उंगली, फिफ्थ फिंगर, लिटिल फिंगर, पिंकी फिंगर, इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग अदर फिंगर्स एंड मेकिंग अ फिस्ट। और ये बाकी फिंगर्स को सपोर्ट करने के काम आती है, ठीक है बच्चों। और मुक्का बनाने के, जब फिस्ट बनाते हैं ना मुक्का, तो ये उसमें काम आती है। ये आपकी कुछ एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन आंसर्स थे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।